हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अक्सर सर फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स का अपना चैप्टर चल रहा था और अपन ने पीछे के लेक्चर के अंदर यंग का द्विस्लिट का प्रयोग किया था भाई। ठीक है, और यंग का जो द्विस्लिट का प्रयोग था वो कंप्लीट नहीं हुआ था अभी, उसकी कुछ थ्योरी आ गई थी और कुछ थ्योरी जो इंटेंसिटी और इसका आयाम है जो, ठीक है, तीव्रता और आयाम के बारे में अपन आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार पीछे का जो लेक्चर है उसको रिपीट कर देते हैं। मैं कहना ये चाहूँगा कि भाई आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर जो 4 है, यंग का द्विस्लिट का एक्सपेरिमेंट है, उसको समझने से पहले आज का जो लेक्चर है ये समझ में नहीं आने वाला है भाई। ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी थ्योरी उसके अंदर करवाई गई भी है। ठीक है, पीछे के लेक्चर के अंदर आपको करवाया गया है। तो मैं यही एडवाइस दूंगा आपको कि आप पीछे का लेक्चर देखने के बाद यहाँ पे आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी यंग का द्विस्लिट का प्रयोग। यंग का द्विस्लिट का प्रयोग। तो अब तक आपने देखा, क्या देखा भाई? यंग के द्विस्लिट प्रयोग के अंदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो पार्टिकल है भी वो एक वेव है। मतलब कि न्यूटन का कणिका का जो सिद्धांत था उसके अंदर ये बताया गया था अपने को कि जो प्रकाश है, सोर्स से आने वाली जो लाइट होती है वो क्या होती है, एक पार्टिकल होती है। ठीक है, और जो यंग नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि जो सोर्स होता है लाइट का उससे क्या निकलती है, अभी वेव निकलती है। ठीक है, और ये जो एक्सपेरिमेंट था इसने कंप्लीट रूप से ये कंफर्म कर दिया था कि प्रकाश किस फॉर्म में आता है, वेव की फॉर्म में आता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये भी एक थ्योरी है भाई। तो अगर प्रकाश स्ट्रेट लाइन में चलता है तो वो आप बड़े ऑब्जेक्ट के लिए कह सकते हो। जैसे मान लो कि आप दर्पण के लिए कहते हो, लेंस के लिए कहते हो, तो लाइट एक स्ट्रेट लाइन यानी कि लाइट एक स्ट्रेट वे में चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है। लेकिन अगर आप बात करते हो कोई छोटे वस्तु के लिए, मतलब कि बहुत छोटी वस्तु है, वस्तु इतनी छोटी होनी चाहिए कि जो उसकी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लगभग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ के इक्वल होनी चाहिए या उसके आसपास होनी चाहिए, तभी ये थ्योरी भाई काम करेगी। मतलब कि प्रकाश एक वेव है तभी ये थ्योरी काम करती है। तो यंग का जो प्रयोग था क्या था भाई, सोर्स एस था, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। ठीक है, ये एक वर्णी क्यों था ये भी आपको आज मैं कंफर्म कर बताऊंगा कि क्यों लिया गया है एक वर्णी प्रकाश स्रोत। एक वर्णी प्रकाश स्रोत के आगे आपने क्या रखा था, एक स्लिट रख दी थी भी। ठीक है, एक ऐसा समझना कि एक कार्डबोर्ड रख दिया था और उस कार्डबोर्ड के ऊपर आपने कोई 2 छेद किए थे और वो जो 2 छेद है उन दोनों छेदों का आकार इतना छोटा लेते हैं अपन कि उनका जो डिस्टेंस होती है, मतलब कि उन दोनों छेदों के आकार होता है वो कितना होता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के इक्वल होता है अभी। और उन दोनों जो आपने छेद ली है उन दोनों की जो दूरी है वो भी बहुत कम रखी जाती है अभी। ठीक है, और उसके आगे आपने क्या लगा दिया, एक स्क्रीन लगा दी, एक पर्दा लगा दिया, जिसके ऊपर आप क्या प्राप्त करते हो, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करते हो। ठीक है, और आपने ये नोट किया था भाई वहाँ पे कि जब सोर्स एस से लाइट निकलती है और वो दोनों छेद S1 और S2 से पास आउट होती है तो वो क्या बनाती है, पर्दे के ऊपर कुछ काली और ब्राइट फ्रिंज बनाती है, मतलब कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंज का निर्माण करती है। और आपने वहाँ पे ये देखा था कि दोनों छेदों के बीच में सेंटर पॉइंट के ऊपर आपको एक ब्राइट फ्रिंज मिली थी, जिसको आपने क्या बोला था, सेंट्रल ब्राइट बोला था। ठीक है, एक बार फिर बोलना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे पीछे का लेक्चर विदाउट देखे पहुँचे हैं तो आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये यंग के द्विस्लिट के प्रयोग का सेकंड पार्ट है भाई। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद में ये समझ में आएगा। तो आपने ये देखा था कि जो कार्डबोर्ड है, जो S1 और S2 है, उसके बीच की डिस्टेंस देखो ऐसा कुछ था भाई। ये सोर्स S था और इस सोर्स से आपने क्या किया था, S1 और S2 2 छेद लिए थे और ये मध्य का पॉइंट था, सही था। और यहाँ पर इस मध्य के पॉइंट में यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ था भाई, एक दीप्त फ्रिंज प्राप्त हुई थी, जिसको आपने क्या बोला था, सेंट्रल ब्राइट बोला था, CB बोला था। ठीक है, उसके बाद में ऊपर क्या प्राप्त हुई थी, काली फ्रिंज, उसके बाद में दीप्त, उसके बाद में अदीप्त, उसके बाद में दीप्त, मतलब कि डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे फ्रिंजें प्राप्त हुई थी। ठीक है, और ये जो सेंट्रल ब्राइट है इसको आप पहली ब्राइट फ्रिंज नहीं बोलते हो भाई। ठीक है, इसके बाद में प्राप्त हुई थी अपने को एक काली फ्रिंज। ठीक है, इसको आपने क्या नाम दिया था, पहली काली फ्रिंज। उसके बाद में यहाँ पे आपको प्राप्त हुई थी ब्राइट सफ़ेद दीप्त, इसको आपने क्या बोला था, पहली दीप्त फ्रिंज बोला था। ठीक है, ये नहीं होगी दीप्त फ्रिंज, ये सेंट्रल ब्राइट है भाई।
ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज बोलते हो जिसको आप। इसके ऊपर आपको प्राप्त हुई थी एक ब्लैक फ्रिंज, काली फ्रिंज, जिसको आपने दूसरी फ्रिंज बोली थी। ये हो गई पहली डार्क, ये पहली ब्राइट, ये दूसरी डार्क, ये होगी दूसरी ब्राइट, 2B। ठीक है, इसको ऐसे काउंट करेंगे और इसके ऊपर अपन आज क्या करने वाले हैं भाई, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, ये काली और ब्राइट जो फ्रिंजें प्राप्त हुई थी, ये प्राप्त हुई थी अपने को इन दोनों वेव्स के मध्य। देखो सोर्स S है, इस S से चलने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, S1 और S2 से जब वो पास आउट होती है लाइट, तो यहाँ पर क्या होता है, विवर्तन प्रतिरूप होता है भाई। मतलब कि यहाँ से कोई पॉइंट ले लो P, इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या देखा था, दोनों किरणें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित होने का मतलब व्यतिकरण करेगी। अगर ये व्यतिकरण करती है तो व्यतिकरण करने से, देखो व्यतिकरण सिर्फ एक ही केस में होता है, अगर दोनों किरणों के रास्ते के अंदर क्या आ जाता है, कुछ अंतर आ जाता है, पथ में क्या आ जाता है, डिफरेंस हो जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, पाथ डिफरेंस बोलते हो, तभी क्या होता है, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। और ये व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा जो यहाँ पर पॉइंट P पर जब प्राप्त होगा व्यतिकरण, जब तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी, तो अध्यारोपित होने के बाद में ये कैसी फ्रिंज बनाएगी, काली बनाएगी या सफ़ेद बनाएगी। ठीक है, अगर ये फ्रिंज बनाती है काली तो इस व्यतिकरण को आपने बोला था विन्यासी व्यतिकरण। अगर ये बनाती है सफ़ेद यानी कि ब्राइट फ्रिंज बनाती है, दीप्त फ्रिंज बनाती है, तो इसको आपने बोला था संपोषी व्यतिकरण। देखना एक बार इसको रिपीट करते हैं, मतलब कि दोनों फ्रिंजें मान लो कि यहाँ पर मिल रही थी। ठीक है, ऐसा कुछ किया था आपने पीछे के लेक्चर के अंदर, यहाँ से लेके इसको यहाँ पे मिलाया था। ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी थी, D थी। पर्दे की जो दूरी है इसको आपने क्या माना था, कैपिटल D माना था। और फ्रिंज की दूरी पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मान लो कि कोई सी भी फ्रिंज प्राप्त हुई अपने को, तो इसकी आपने डिस्टेंस कितनी मानी थी, x मानी थी। ठीक है, और पॉइंट P पर अगर अपने को ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है तो ब्राइट फ्रिंज के लिए आपने कितना लिखा था, x का मान xn इज इक्वल टू लिखा था n लैम्बडा d अपॉन में स्मॉल d। और अगर ये संपोषी व्यतिकरण है, मतलब कि ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हुआ संपोषी व्यतिकरण के केस में, और अगर ये अदीप्त है, विन्यासी व्यतिकरण है, तो विन्यासी व्यतिकरण के केस के अंदर अपने को जो प्राप्त हुआ था वो कितना था, xn, इसको yn लिख लो। ठीक है, yn इज इक्वल टू अपने को प्राप्त हुआ था 2n-1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन में 2D। ठीक है, ये अपने को डार्क फ्रिंज के लिए प्राप्त हुआ था और संपोषी व्यतिकरण के लिए अपने को ब्राइट फ्रिंज के रूप में प्राप्त हुआ भी। ठीक है, इतना तक अपन पहुंच चुके हैं, यानी कि यहाँ तक अपन एक्सपेरिमेंट कर चुके थे भी। ठीक है, तो वैसे तो ये यंग का जो द्विस्लिट का प्रयोग था ये यहाँ पे लगभग कंप्लीट होता है, लेकिन इसके कुछ न्यूमेरिकल बचते हैं। और ये जो फ्रिंजें प्राप्त हो रही है, देखना ये जैसे मान लो कि ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये जो फ्रिंजें प्राप्त हो रही है, अपन ये देखेंगे कि ये फ्रिंजें सारी की सारी एक जैसी प्राप्त हो रही है या मान लो कि इनकी इंटेंसिटी और आयाम के बीच में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, इसके बारे में भी अपन आज के लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट के समझने के बाद में न्यूमेरिकल करते हैं तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अभी देखना पहला जो न्यूमेरिकल है, समझना इसको। क्या सर आज तो आते ही लगे न्यूमेरिकल करवाने, आते ही कहाँ लगा भाई, पीछे का लेक्चर करवा तो दिया कंप्लीट, इसका एक्सपेरिमेंट करवा दिया। देखना फर्स्ट आपका जो न्यूमेरिकल है, मान लो कि पर दो जो बिंदु है S1 और S2, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है आपकी, 1 मिलीमीटर है भाई। ठीक है, बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है, और पर्दे और जो स्लिट है उनके बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है, कैपिटल D का मान मानो 0.5 है भाई। ठीक है, और जो लाइट आप उसके ऊपर आ रही है उसकी वेवलेंथ मान लो कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम है भाई। ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है, इसने ये पूछा है कि ज्ञात करें 7वीं दीप्त फ्रिंज, 7वीं दीप्त फ्रिंज तथा 11वीं दीप्त फ्रिंज के मध्य दूरी। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको 7वीं दीप्त फ्रिंज और 11वीं अदीप्त है भाई। ठीक है, 11वीं अदीप्त फ्रिंज
11वीं अदित्य यानी कि डार्क फ्रिंज के बीच में आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। समझना इसको, देखो अपन ने कल ये किया था कि ये सेंट्रल ब्राइट होता है, ठीक है, यहाँ से ये सेंट्रल ब्राइट होता है। और एक बात और, ये 7वीं दीप्त फ्रिंज तथा 11वीं दीप्त फ्रिंज के मध्य जो दूरी है ना वो एक ही साइड निकाली है, मतलब कि सेम साइड। ये सेम साइड क्यों लिखा है ये भी कंफर्म करेंगे, ठीक है। अभी मतलब कि एक साइड ही आपको दूरी बतानी है इसकी। देखो यहाँ पर अपना कैपिटल डी था, मतलब कि वो पर्दा था, ठीक है। यहाँ पर अपने को सेंट्रल ब्राइट प्राप्त हो रहा था, CB केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त हो रही थी। यहाँ पर मान लो कि पहली डार्क प्राप्त हो रही थी, यहाँ पे दूसरी पहली ब्राइट प्राप्त हो रही थी, सही है या नहीं है। ऐसे चल रहे थे अपन, और यहाँ पे मान लो कि आपको प्राप्त हो गई 7th ब्राइट, ठीक है, 7वीं दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो गई। B का मतलब होता है ब्राइट दीप्त फ्रिंज, तथा 11वीं दीप्त फ्रिंज एक ही साइड, सेम साइड, मतलब कि यहाँ पर मान लो कि आपको प्राप्त हो रही है 11वीं अदीप्त है ना, मतलब कि डार्क, ठीक है। यहाँ पर 11वीं डार्क फ्रिंज प्राप्त हो रही है और यहाँ पे मान लो कि 7th ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हो रही है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि 11वीं फ्रिंज अदीप्त और 7वीं दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है अपने को, ठीक है। तो ये दूरी ज्ञात करनी है, सेम साइड है। अगर ये मान लो कि अपोजिट साइड होता, मान लो कैसे पूछ लेता कि अपोजिट साइड है, तो 11वीं यहाँ आता तो 7वीं कहाँ आता, नीचे की ओर, क्योंकि नीचे की ओर भी तो फ्रिंजें बनती हैं, ठीक है। ये आगे करेंगे कैसे कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। इन दोनों के बीच की आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। अपने को ये पता है कि ये 7वीं ब्राइट फ्रिंज है, तो 7वीं ब्राइट फ्रिंज के लिए आप क्या निकाल लो, दूरी निकाल लेते हैं। ब्राइट फ्रिंज के लिए अपने को पता है कि होता है संपोषी व्यतिकरण, तो संपोषी व्यतिकरण होता है, तो 7वीं ब्राइट के लिए x7 लिख सकता हूँ, और x7 है और है कैसा, ये ब्राइट है, ठीक है, x7 है और ये कैसा है, ब्राइट है। ब्राइट के लिए आप लिखते हो n लैम्बडा d अपॉन में स्मॉल d, तो x7b इक्वल टू n का मान कितना है 7, लैम्बडा का मान कितना दे रखा है, लैम्बडा का मान एक बार इसको पढ़ा रहने दो, कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, ठीक है। मतलब कि 7वीं ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, ये केंद्रीय फ्रिंज से कितना आया है 7 लैम्बडा d अपॉन में स्मॉल d, सही है, ठीक है। अब 11वीं कौन सी है, डार्क है। डार्क का मतलब क्या है, विन्यासी व्यतिकरण है, तो डार्क के लिए देखना इसको लिख दो आप y11 और ये है d, ठीक है। ये कितना है, डार्क फ्रिंज के लिए होता है 2n-1 लैम्बडा d अपॉन में 2d। n का मान कितना है 11 है, तो ये कितना हो जाएगा 21 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन में 2d, सही तो है, ठीक है। तो ये 11वीं फ्रिंज के लिए दूरी है, मतलब कि सेंट्रल से ये कितना है 21 लैम्बडा d अपॉन में 2d, ठीक है। अपने को इतनी दूरी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है 21 लैम्बडा d अपॉन में d है, ये इतनी दूरी है 7 लैम्बडा d अपॉन में d, इतनी चाहिए, तो इसमें से ये घटा दें, ठीक है। तो जो बीच की दूरी आएगी 7वीं फ्रिंज और देखना जो इन दोनों के बीच की दूरी आएगी, मतलब ये इतनी दूरी, वो कितनी होगी देखना, मैं कह सकता हूँ क्या, y11 d माइनस x7 b ब्राइट, ठीक है। माइनस कर दो, दोनों को माइनस करोगे तो 21 लैम्बडा d अपॉन में 2d माइनस 7 लैम्बडा d अपॉन में d। इसको जब सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, y11d माइनस x7 ब्राइट इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 21 लैम्बडा d अपॉन में ये हो जाएगा 14 लैम्बडा d अपॉन में 2d। ये इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 लैम्बडा d अपॉन में 2d, सही तो है। यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे 7 इंटू लैम्बडा का मान 6000 इंटू ये एंगस्ट्रॉम में है भाई 10 की घात माइनस का 10 कर लेना इसको, ठीक है, इंटू d का मान कितना है, d का मान आपको दे रखा है 0.5, ये मीटर के अंदर है भाई, ठीक है, 0.5 मीटर, ये लो 0.5 मीटर, और अपॉन में 2 इंटू डी का मान भी आपको कितना दे दिया 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का मतलब 10 की घात माइनस का 3। और जब आप इसको सोल्व करोगे और सोल्व करने के बाद में लास्ट फाइनल आंसर निकालोगे तो ये आ जाएगा 8.75 मिलीमीटर,
ठीक है। ये इन दोनों के बीच की क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे भी। आपको कोई भी दो फ्रिंज दे देंगे और वो दोनों फ्रिंज कैसी भी हो सकती है, दीप्त हो सकती है और अदीप्त हो सकती है, और दोनों के बीच की आपको क्या पूछ लेंगे, डिस्टेंस पूछ लेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सुनना भाई। इसी सेम क्वेश्चन को देखो, ऐसे मान लो कि यही सेम क्वेश्चन है, पर्दे की दोनों जो स्रोत है S1 और S2, इसकी दूरी मान लो कितनी है, 1 मिलीमीटर है, और दूसरी जो है इसकी मान लो कि ये कैपिटल D का मान 0.5 है। ठीक है, और आपको क्या करना है, अब की बार दूसरी दीप्त व तीसरी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मतलब कि दूसरी दीप्त तथा तीसरी दीप्त फ्रिंज, ये लो, दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी ज्ञात करो। और अब की बार साइड सेम नहीं है भी, आप अब की बार साइड दे दी अपोजिट। ठीक है, इस प्रकार का भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो क्या बनाओ, वही सेंट्रल ब्राइट बनाओ, ये लो CB। ठीक है, दूसरी दीप्त फ्रिंज, दीप्त है मतलब यहाँ पे मान लो कहीं पे दूसरी ब्राइट हो गई। ठीक है, 2 ब्राइट, तीसरी दीप्त, लेकिन दोनों अपोजिट साइड है, तो ये 2B इधर है तो 3 मान लो कि 3 ब्राइट यहाँ पे होगी। सही तो है। ठीक है, दूसरी ब्राइट के लिए, ब्राइट है मतलब संपोषी व्यतिकरण है, n लैम्बडा D अपॉन में D हो जाएगा। n का मान कितना है, 2 है, तो n का मान 2 है तो 2 लैम्बडा D अपॉन में स्मॉल d। कितनी डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंट्रल ब्राइट से, ये कितना हो जाएगा, 3 लैम्बडा D अपॉन में स्मॉल d। सही है। ठीक है, यहाँ से दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होंगे तो जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 लैम्बडा D अपॉन में D प्लस में 3 लैम्बडा D अपॉन में D, ये हो जाएगा 5 लैम्बडा D अपॉन में स्मॉल d। ठीक है, 5 इंटू लैम्बडा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, D का मान कितना दे रखा है 0.5, स्मॉल d का मान 10⁻³ मीटर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना और ये क्या आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब दूसरी दीप्त और तीसरी अदीप्त फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, जब दोनों अपोजिट हो गई। अगर मान लो कि यहाँ पे अदीप्त पूछ लिया होता, जैसे मान लो कि यहाँ पे अदीप्त पूछ लिया होता तो भी ये नीचे की ओर खिसक जाता थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके लिए क्या होता, अदीप्त पूछता ना, जैसे मान लो ऐसे समझो कि दूसरी तो दीप्त है, ये तो ब्राइट हो गया, ये मान लो कि डार्क पूछ लेता, यहाँ पे पूछ लेता डार्क। ठीक है, तो डार्क के लिए अब की बार ये जो 3 लैम्बडा D लगाया ना, ये 3 लैम्बडा D नहीं होता, अभी क्या होता है, ये विन्यासी व्यतिकरण का केस लग जाता, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 6 - 1 5 लैम्बडा D अपॉन में 2D आ जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अदीप्त बन रही थी, डार्क बन रही है, तो डार्क के लिए विन्यासी व्यतिकरण का केस लगेगा, और विन्यासी व्यतिकरण के लिए आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, 5 लैम्बडा D अपॉन में 2D लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में सुनना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपकी बार नया तरीका का सवाल है, ये तो सिंपल थे। अब अगर मान लो कि जैसे मान लो आप कैसे पूछ लें कि यदि 2 फ्रिंजें हैं, ठीक है ना, 2 फ्रिंज, यदि 2 फ्रिंज, एक हो गई दूसरी दीप्त, एक होगी दूसरी दीप्त और वह चौथी यानी कि 4th अदीप्त हो गया भाई। ठीक है, अदीप्त, और दोनों एक ही साइड है भाई। ठीक है, यहाँ पे लिख दो सेम साइड। अगर मान लो कि जैसे आपको कोई साइड नहीं दे रखी है, मान लो कि क्वेश्चन में साइड नहीं दे रखी है, आप आइडिया नहीं लगा सकते, तो एक साइड लेके कर सकते हो आप। ठीक है, आंसर सेम आएगा। अगर क्वेश्चन में ये बोले कि अपोजिट साइड, तो आप इसको क्या करना, अपोजिट साइड लेके सोल्व करना। ठीक है, बाकी एक साइड के क्वेश्चन ही आपके 12th तक आएंगे। ठीक है, 12th के अंदर ये 1 साइड के ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्ट लगता है इसके अंदर। अगर मान लो कि जैसे आप थोड़ा सा एडवांस लेवल की तैयारी करते हो, तो उसके अंदर आप क्या लगा सकते हो, इसके अंदर अपोजिट साइड का लगा सकते हो अगर दिया हुआ है तो 2 फ्रिंजी हैं, दूसरी एक तो हो गई दूसरी दीप्त और एक हो गई चौथी अदीप्त, 4th अदीप्त, 2nd और 4th है, और ये दोनों क्या है, सेम साइड है, और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी दे दी अब की बार आपको, और ये दूरी दे दी आपको 0.5 मीटर।
ठीक है, इनके बीच की दूरी है 0.5 मीटर। तो फ्रिंज चौड़ाई का मान ज्ञात करें। तो फ्रिंज चौड़ाई का मान ज्ञात करें। फ्रिंज चौड़ाई का मान ज्ञात करें। इसको पोज करके और प्रयत्न करना करके देखने का। कर लिया? करवाऊँ अभी? ठीक है, सुनो भाई, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर देखो आपको दे रखा है दूसरी दीप्त फ्रिंज और एक दे रखा है आपको अदीप्त फ्रिंज। तो सबसे पहले वही डायग्राम बनाओ भाई, ठीक है, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले डायग्राम के अंदर इसको उतारो, छापो इसको डायग्राम के अंदर। ये लो सेंट्रल ब्राइट, दो फ्रिंज हैं दूसरी दीप्त, मतलब कि ये दूसरी ब्राइट है और फोर्थ अदीप्त, दोनों सेम साइड है। ये कितनी दे दी? 4 अदीप्त, मतलब कि डार्क, सही है। और इन दोनों के बीच की दूरी दे दी आपको की बार कितनी है? 0.5 मीटर। और ये पूछ लिया है कि फ्रिंज चौड़ाई का मान ज्ञात करो। अगर आपने ध्यान दिया हो, अपन ने यंग का द्विस्लिट का प्रयोग किया था एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया था भाई। और कैलकुलेशन के अंदर आपने ये देखा था कि पहले आपने संपोषी व्यतिकरण का केस लिया था और संपोषी व्यतिकरण का केस लेने के बाद में उसके लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान निकाला था। याद हो तो XNV फ्रिंज या XN-1 फ्रिंज दोनों को क्या कर दिया था? घटा दिया था। मतलब कि दो दीप्त फ्रिंज और दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या बोलते हो? फ्रिंज चौड़ाई बोलते हो। और आपने वहाँ पे ये फील किया था, ये एक्सपीरियंस किया था कि जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो दोनों के लिए सेम आई थी। मतलब कि अगर चाहे वो डार्क हो फ्रिंज या मान लो कि वो ब्राइट हो, उन दोनों के लिए ही जो फ्रिंज चौड़ाई की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी? सेम आई थी, ठीक है। तो फ्रिंज चौड़ाई की वैल्यू सेम आएगी तो यहाँ पे देखना कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी दे दी कि 0.5, ठीक है। अपने को क्या निकालिए? फ्रिंज चौड़ाई की वैल्यू निकालिए, बीटा का मान निकालना है। और बीटा की लिए फॉर्मूला क्या लिखा था आपने? बीटा के लिए फॉर्मूला क्या था भाई? नहीं याद है सर, चलो करते हैं। क्या था देखना, बीटा के लिए बीटा निकालना है, मतलब यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले सेंट्रल ब्राइट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है डार्क की? मान लो कि XN है, यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो कि YN है, ठीक है। ब्राइट के लिए पहले संपोषी व्यतिकरण देखो, जब ब्राइट होता है तो क्या होता है भाई? संपोषी व्यतिकरण होता है। ब्राइट के लिए संपोषी व्यतिकरण हुआ तो संपोषी व्यतिकरण के लिए फॉर्मूला लगा दो, XN = N λD/d, सही है। कौन सी है? ब्राइट, दूसरी X2 ब्राइट = 2 λD/d, ठीक है। उसके बाद में कौन सी है? चौथी डार्क है, फोर्थ डार्क। तो डार्क के लिए आप क्या लगाओगे? YN क्या होता है? डार्क, कितना हो जाएगा? YND डार्क के लिए 2n-1 λD/2d। यहाँ से Y कौन सी है? 4 डार्क है, तो ये हो जाएगा 8-1 7 λD/2d। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी आ गई आपके पास में? 2 λD/d। और ये डिस्टेंस कितनी आई है? 7 λD/2d। इसमें से ये घटा दें तो ये आ जाएगा 0.5। भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 λD/2d है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 2 λD/d। ये दोनों का अगर आप माइनस करते हो इन दोनों को तो ये 0.5 आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखो, देखना Y4D - X2B = 0.5, सही है, ठीक है। फॉर्मूले में उतार दो इसको, कितना है ये? 7 λD/2d माइनस 2 λD/d, ठीक है। इक्वल कितना है? 0.5 के, यानी कि ये इन दोनों की वैल्यू रख दी इक्वल टू कितना? 0.5। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा? 7 λD माइनस का ये हो जाएगा 4 λD/2d = 0.5, ठीक है। यहाँ से इसको किया आपने, ये तो ये आ गया, 7 में से 4 गया 3 λD/2d = 0.5। देखो आपको निकालना है फ्रिंज चौड़ाई का मान, बीटा का मान। ये बीटा का फॉर्मूला है λD/d। बीटा आप क्या लिखते हो? λD/d, यही तो लिखते हो बीटा।
तो इसका मान निकालो लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, बाकी को उधर 0.5 इंटू 2 अपॉन में 3। सही है, ये क्या बन गया, बीटा बन गया, फ्रिंज चौड़ाई बन गई। और दोनों के लिए क्या होती है, सेम होती है फ्रिंज चौड़ाई का मान। तो यहाँ से ये कितना आ गया, ये हो जाएगा 1 मिनट लैम्बडा डी अपॉन में माइनस का 4 लैम्बडा डी। सही तो चल रहा है। यहाँ से इसको आप क्या करोगे, 1 अपॉन में, ठीक है ये यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 3 आ जाएगा। और यही किसका मान है, बीटा का मान है। और इसको सोल्व किया तो ये आपकी जो फ्रिंज चौड़ाई की वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी भाई, 1 अपॉन में 3 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, फ्रिंज चौड़ाई का मान निकाल सकते हो भाई। ठीक है, ये इसको पॉज करके नोट कर लेना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट के अलग अलग क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, जैसा भी आए आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट समझना भाई। नेक्स्ट समझना भाई। अब की बार आपको यंग का द्विस्लिट का प्रयोग एक्सपेरिमेंट किया गया और आपने क्या देखना सुनना, यदि यंग के द्विस्लिट प्रयोग YDSE यंग का द्विस्लिट प्रयोग में लैम्बडा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रम पर पहली दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। पहली दीप्त फ्रिंज मतलब संपोषी व्यतिकरण होता है, पहली दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट के बाद में, याद है ना, पहली दीप्त फ्रिंज किसको बोलोगे आप, सेंट्रल ब्राइट के बाद में जो फ्रिंज प्राप्त होती है वो होती है पहली दीप्त फ्रिंज। और ये जो सेंट्रल ब्राइट प्राप्त यानी कि जो दीप्त फ्रिंज प्राप्त हुई, ये केंद्रीय फ्रिंज से, पहली सेंट्रल ब्राइट है ना, ये केंद्रीय फ्रिंज से 0.2 मीटर दूरी पर स्थित है। 0.2 मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, डिस्टेंस दे दी इसने, 0.2 मीटर दूरी पर स्थित है। अब इसने ये पूछा है कि यदि जैसे 6000 एंगस्ट्रम का तरंगदैर्घ्य का प्रकाश था और उसके ऊपर पहली दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है अपने को, अगर मान लो आप लैम्बडा की वैल्यू चेंज कर देते हो, वेवलेंथ की वैल्यू चेंज करते हो, मतलब यदि लैम्बडा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रम हो, लैम्बडा की वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी, और ये कितनी है 4000 एंगस्ट्रम हो, तो फोर्थ अदीप्त फ्रिंज का मान ज्ञात करें। हो तो फोर्थ अदीप्त फ्रिंज का मान ज्ञात करें। फ्रिंज का मान ज्ञात करें। हाँ भाई, कैसे करोगे सर, आपने लिखा है आप करो, हमें तो नहीं आता। ये भी सही है। देखो, ऐसे केस के अंदर आप क्या किया करो, आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, सुनो, जहाँ पे भी आपको दीप्त फ्रिंज दिखती है, फर्स्ट लिख रखा है तो n का मान 1 है, सेकंड लिख रखा है तो n का मान 2 है, 4 लिख रखा है तो n का मान है। मतलब कि जहाँ भी नंबर्स है फ्रिंजों के, पहली, दूसरी, तीसरी, वो किसकी वैल्यू है भाई, n की वैल्यू है। दीप्त का मतलब होता है संपोषी व्यतिकरण, अदीप्त का मतलब होता है विन्यासी व्यतिकरण। ठीक है, तो दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है अपने को, ये देखो लैम्बडा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रम के ऊपर दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही है, मतलब संपोषी व्यतिकरण हुआ। तो इसको लिख दो, x दीप्त है और कौन सी है, पहली 1 ब्राइट। सही है, x1 ब्राइट इक्वल टू अपने को पता है कि कितना होता है, n लैम्बडा अपॉन में d होता है। यही है मित्रों। तो n का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ से n का मान 1 रख दो, ये कितना हो जाएगा, लैम्बडा d अपॉन में d। लैम्बडा का मान आपको दे रखा है, कितना है, x1 ब्राइट इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम इंटू कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 मित्रों।
क्या बात है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये बोल दिया कि चौथी फ्रिंज है ना, यानी कि लैम्बडा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रम हो तो फोर्थ अदीप्त फ्रिंज का मान ज्ञात करें। मतलब जैसे 6000 एंगस्ट्रम के ऊपर पहली दीप्त फ्रिंज प्राप्त हुई और वो केंद्रीय फ्रिंज से 0.2 मीटर पर थी। ठीक है, मतलब ये सेंट्रल ब्राइट है CB, यहाँ से 0.2 मीटर के ऊपर क्या प्राप्त हुई थी, पहली ब्राइट प्राप्त हुई थी। और इसने अब की बार ये पूछ लिया कि अगर तरंग दैर्ध्य का मान 4000 एंगस्ट्रम हो तो फोर्थ अदीप्त यानी कि डायरेक्ट पर ये डिस्टेंस कितनी होगी। इसकी मान लो कि ये कुछ भी है PT, कुछ भी मान लो। ठीक है, ये डिस्टेंस पूछी है। तो क्या करो, अदीप्त फ्रिंज है मतलब विन्यासी व्यतिकरण का केस लगेगा। कितना है, फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ है तो आप क्या करो, इसके लिए लगा दो, ये हो जाएगा YN, Y फोर ब्राइट, ये डायरेक्ट है अदीप्त, तो ये हो जाएगा Y4 डायरेक्ट 4D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4000 एंगस्ट्रम पे प्राप्त हो रहा है। 4000 एंगस्ट्रम के लिए ये हो जाएगा इंटू D कैपिटल और अपॉन में स्मॉल d। ठीक है, X1 ब्राइट ये दे रखा है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 0.2 मीटर। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अपने को y का मान चाहिए, Y4D यानी कि चौथी डायरेक्ट फ्रिंज का डिस्टेंस चाहिए। कहाँ से, सेंट्रल ब्राइट से। यहाँ से ये चाहिए, कितना है ये P, इसको P मान लो या Y4 डायरेक्ट मान लो। क्या कर दो, समीकरण 1 व 2 का भाग कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 का भाग करोगे तो ये हो जाएगा y समीकरण 2 1 का भाग करने पर Y4D अपॉन में 0.2 इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम इंटू D अपॉन में स्मॉल d अपॉन में 4 एंगस्ट्रॉम इंटू D, और ये हो जाएगा आपका स्मॉल d। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम, D से D, कैपिटल D से कैपिटल D, 4 से ये, मतलब कि कितना आ गया, 3 अपॉन में 2 आ गया। Y4D अपॉन में 0.2 इक्वल टू ये हो जाएगा 6 अपॉन में 4। ठीक है, ये हो जाएगा 3 अपॉन में 2, ये हटाओगे यहाँ पे इंटू 10 लगाया, 2 से 2 कैंसिल। Y4D इक्वल टू कितना आ गया, 3 अपॉन में 10। सही है, 3 अपॉन में 10, और ये कितना आ जाएगा 0.3 मीटर। यही तो होगा 0.3 मीटर। क्या गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है। 4D के लिए 4000 है भाई। ठीक है, गलत हो गया थोड़ा सा। 4D के लिए 4000 है, इसको बाद में लिखना। ये 4 यहाँ पे 6000। ठीक है, यहाँ पे ये 4/6 आएगा, 4/6। ये कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, अभी सही है, 2/3 हो जाएगा। अभी इसको हटाओगे 10, ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब कि 4/30। ठीक है, इसको सॉल्व किया आपने तो ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4/30। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कहाँ, और तो कुछ दे ही नहीं रखा इसके अंदर। तो पाए संत की एक मिनट कहाँ गड़बड़ हो रही है। ये अदीप्त फ्रिंज है भाई, अदीप्त फ्रिंज है, उसके लिए वैल्यू तो निकाली नहीं अपन ने। उसके लिए पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब कि अपने को पहले वैल्यू चाहिए, पहले वैल्यू निकालते हैं उसके बाद में कर। सॉरी भाई, माई मिस्टेक।
ठीक है। ये आपने क्या कर दिया, ये दीप्त फ्रिंज के लिए लिख लिया जबकि ये अदीप्त है भाई। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई जिससे पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, टाइम गया वो अलग। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखना भाई, ये अदीप्त फ्रिंज है। अदीप्त फ्रिंज के लिए आपने लिखा भी था वाई कितना था, ये 4 डार्क था, उसके लिए आपने कितना था 4 डार्क 2n-1 लैम्बडा टी अपॉन में 2d। ठीक है, 4 डार्क है ये वाई 4d इक्वल टू ये कितना है 4 है ना, 8 7 लैम्बडा डी अपॉन में 2d। ठीक है, 7 लैम्बडा डी अपॉन में 2d हो गया। और ये कितना हो जाएगा, इसको आप अब रख दो इसके अंदर वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे वाई 4d इक्वल टू 7 इंटू लैम्बडा कितना है 4000 एंगस्ट्रम, 4000 एंगस्ट्रम इंटू डी का मान पढ़ा रहने दो। और ये कितना हो जाएगा स्मॉल डी हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर दो, समीकरण ये 2 है और ये समीकरण 1 है। अब इसको भाग कर देते हैं। जब इसको भाग करोगे तो ये क्या आ जाएगा, वाई 4d अपॉन में 0.2, ये ऊपर कितना आ जाएगा 7 इंटू 4000 एंगस्ट्रॉम इंटू डी अपॉन में स्मॉल डी अपॉन में ये कितना हो जाएगा 6000 इंटू एंगस्ट्रॉम इंटू कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। डी से डी कैंसिल, डी से डी, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम, 3 से ये कैंसिल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व किया वाई 4d अपॉन में 0.2 इंटू ये हो जाएगा आपका 28 अपॉन में ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसको सोल्व किया तो ये हो जाएगा आपका, इसको सोल्व करो तो 4 7 28 अपॉन में 6 और इसको ये इंटू 10। ठीक है, और ये यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो वाई 4d इक्वल टू 56 अपॉन में 60। ठीक है, ये हो जाएगा 56 अपॉन में 60। ठीक है, और इसको आप जब सोल्व करोगे तो ये 0.466 आ जाएगा भाई, 466 मीटर। ठीक है, ये इस प्रकार होगा भाई क्वेश्चन। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, वो अपन ने यहाँ पे सीधा ही लिख लिया था जबकि ये दीप्त थी और ये अदीप्त थी, तो अदीप्त फ्रिंज के लिए यहाँ पे ये वैल्यू लिखनी थी भाई। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसके लिए भी बहुत बहुत सॉरी, रियली सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है भाई। देखो अब की बार क्वेश्चन है ना, इजी सा क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक है, एकदम इजी सा है। क्या करोगे, मान लो कि आपके पास में d का मान दे रखा है, d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, और आपको कैपिटल D का मान दे दिया, कैपिटल D इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू दे दी आपको 0.5 मीटर, 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो पहली दीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी ज्ञात करें। पहली दीप्त फ्रिंज की केंद्र से दूरी ज्ञात करें। दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है भाई, इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से करता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है, d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, d इज इक्वल टू 1 मीटर और लैम्बडा इज इक्वल टू 0.5 मीटर है भाई, 0 है ये। ठीक है, 0.5 मिलीमीटर है। कैसे करेंगे सर, इसको एक काम करते हैं, ये हो जाएगा दीप्त फ्रिंज है तो दीप्त फ्रिंज के लिए आप क्या लिखते हो, एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्बडा डी अपॉन में डी हो जाएगा। ये n पहली है तो x1 हो जाएगा, ब्राइट है पहली तो कितना हो जाएगा लैम्बडा डी अपॉन में डी। सर लैम्बडा का मान रख देंगे, ये डी का मान ये रख देंगे और स्मॉल डी का मान ये रख देंगे। ठीक है, हो जाएगा सर, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं कर सकते भाई। ठीक है, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो अपन ने जो ये प्रैक्टिकल किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ पे मैंने एक थ्योरी बोली थी कि जो लैम्बडा होता है, जो प्रकाश होता है सोर्स से आने वाला, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ जो डी होता है, मतलब कि पर्दे के जो ऊपर आपने 2 S1 और S2 स्लिट ली थी ना, ये S1 था और ये S2 था।
ये जो डी का मान है मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा कम होती है, भी बहुत मिनिमम होती है। मतलब सोर्स से आने वाली जो लाइट होती है वो लाइट उसकी जो वेवलेंथ होती है वो जो स्लिट लगी है उसके ऊपर दो आपने S1 और S2 जो छेद किए ना, उन दोनों के बीच जो डी है उससे बहुत ज़्यादा मिनिमम होती है। मतलब जो लैम्बडा होता है यानी कि जो डी होता है वो बहुत 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 कम होता है, किससे? कैपिटल डी से भी। ठीक है, तो जितने भी अपने पीछे न्यूमेरिकल किए उसके अंदर आपने ये देखा था कि ये जो लैम्बडा था ना ये एंगस्ट्रॉम में था और ये डिस्टेंस मिलीमीटर में थी। मतलब कितना डिफरेंस है, कहाँ एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 और कहाँ पे ये डी मिलीमीटर। तो अगर मान लो कि ये केस सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब कि लैम्बडा जो है वो बहुत छोटा है डी से, जैसे पहले के जो अपन ने 4 क्वेश्चन किए थे उसके अंदर आप नोट करना ये जो डी है स्मॉल डी ये क्या है, बहुत बड़ा है लैम्बडा से। मतलब एंगस्ट्रॉम 10⁻10 में आया था लैम्बडा बाई और ये डी मिलीमीटर में दे रखा था, ये केस फॉलो ये सेटिस्फाई हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि ये जो डी है ये इसके लगभग इक्वल है भाई, मतलब ये फिट नहीं बैठेगा फॉर्मूले के अंदर, वैल्यू गलत आ जाएगी अपनी। तो क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए देखना कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था अपना, देखो फ्रिंज जो बनेगी दीप्त हो चाहे अदीप्त हो, किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है भाई, दीप्त। और जो अदीप्त फ्रिंज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पथांतर पे डिपेंड करने वाली है भाई। पथांतर होगा तो अपन दीप्त निकाल सकते हैं, अदीप्त निकाल लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये था, ये S1 था, ये S2, ये बीच की डिस्टेंस कितनी थी, D थी, सही है। यहाँ पे कोई पर्दा पड़ा था, यहाँ से आपने पॉइंट P लिया था, यहाँ से भी पॉइंट P लिया था। ठीक है, ये आपने इसको माना था O, इसको माना था Q और यहाँ पे सेंटर में था आपका सेंट्रल ब्राइट CP, सही था। ठीक है, देखो पथांतर निकालना है, पथ का अंतर कितना निकाला था आपने, इसके ऊपर क्या किया था, एक लंब डाला था। ठीक है, मान लो उससे पहले कि ये जो पॉइंट P है ना इसकी इस सेंट्रल से, इससे मान लो कि ये थीटा एंगल बना रहा है, इससे मान लो कि ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखना भाई, ये मान लो कि इसके साथ में थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, किसके साथ में, ये इसके साथ में सेंट्रल से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, चलो थीटा एंगल बनाया। देखो अपने को निकालना है क्या, पथांतर, पथ का अंतर। S1 से चली पॉइंट P पर पहुंची, S2 से चली पॉइंट P पर पहुंची, और इसके लिए जो पथांतर होगा तो आप क्या करते हो, S1 से इसके ऊपर एक लंब डालते हो, सही है। ये लो, ये डाला एक लंब, एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये क्या आया आपका, पथांतर आया डेल्टा एक्स, ये लो डेल्टा एक्स, ये हो गया पथांतर डेल्टा एक्स। अपने को इस डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर आपके पास में एक एंगल और एक थीटा होता है तो आप दूसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है, ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला होता है अपने को पता है करंट। ठीक है, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो जो वैल्यू निकालनी होती है उसको रखो ऊपर, किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा एक्स पथांतर की वैल्यू निकालनी है। इसको रखा ऊपर, जो वैल्यू दे रखी है उसको रखो नीचे, दे किसका रखे हैं, डी की, डेल्टा एक्स अपॉन में डी दे रखा है। ठीक है, इक्वल क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे करण। डेल्टा एक्स क्या है, लंब है, और डी क्या है, करण। थीटा के 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, करण होता है। ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन में डी, इसे क्या बन गया, साइन थीटा बन गया, सही है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा। ये लो, ये क्या आ गया, पथांतर आ गया भाई। कितना आया है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब पथांतर आ गया तो ये वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पे। भाई दीप्त फ्रिंज बना रही है, दीप्त फ्रिंज के लिए आप क्या लिखते हो, देखो दीप्त फ्रिंज है, दीप्त फ्रिंज का मतलब क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण, मीन्स संपोषी व्यतिकरण। और संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में जो पथांतर होता है वो कितना होता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है, सही है। पहली फ्रिंज है, पहली दीप्त, फर्स्ट दीप्त है, एन का मान कितना हो गया, 1, एन का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ से डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्बडा। डेल्टा एक्स कितना पड़ा है, डी साइन थीटा, इक्वल रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा
डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्बडा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्बडा अपॉन में स्मॉल डी। लैम्बडा कितना पड़ा है, 0.5। ठीक है, डी कितना पड़ा है, 1। ये मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर है। मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल, पॉइंट हटाओगे 10, कितना आ गया 1/2, यानी कि साइन थीटा कितना आ गया 1/2। सही है। और यहाँ से अगर थीटा निकालो तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। सही तो है। अगर आपने थीटा निकाला तो वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट पी पे आपने क्या लिया है, फर्स्ट दीप्त ली है। कितने ली है, फर्स्ट दीप्त फ्रिंज ली है। मतलब कि ये क्या है, यहाँ पे पॉइंट पी पर फर्स्ट दीप्त फ्रिंज है, क्योंकि आपने यही लिखा है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्बडा। एन का मान कितना लिखा, 1। मतलब पॉइंट पी दीप्त फ्रिंज पे है। ठीक है, तो दीप्त फ्रिंज की सेंट्रल ब्राइट से आपको क्या चाहिए, दूरी चाहिए। आपने ये एंगल थीटा मान रखा है और थीटा का मान कितना आया है, 30 डिग्री। वैल्यू किसकी निकालनी है, मान लो कि ये वैल्यू निकालनी है, मान लो ये एक्स एन है। ठीक है, एक्स एन की वैल्यू निकालनी है। पहली फ्रिंज है तो एक्स की वैल्यू, x1 की वैल्यू है 1 ब्राइट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो थीटा है आपके पास में, डिस्टेंस है d कैपिटल। सही है, डिस्टेंस है कैपिटल D। तो जो वैल्यू निकालनी है उसको रखो ऊपर, x1b वैल्यू निकालनी ऊपर रखो। दे क्या रखा है, कैपिटल D इक्वल टू क्या बनता है, ये क्या है थीटा, थीटा के सामने वाला लंब, लंब है तो ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार, लंब बटे आधार क्या बनता है, tan थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री। सही है, tan 30 डिग्री है। x1 ब्राइट की वैल्यू निकालनी है तो d इंटू tan 30। ठीक है, 1 ब्राइट यानी कि x1 ब्राइट की वैल्यू कितनी होती है, d का मान कितना देखा आपको 1 मीटर, तो 1 इंटू 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√3, ये आ जाएगा मीटर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व होगा, उस तरीके से नहीं होगा भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट देखो भाई, कॉन्सेप्ट ये है कि डी बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए इसकी वेवलेंथ से, जो सोर्स है उसकी वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, तभी आप उसको उस तरीके से कर सकते हो। अगर मान लो कि डी और लैम्बडा लगभग सेम है तो कॉन्सेप्ट ये लग जाएगा भाई। ठीक है, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू आप डी साइन थीटा ही निकलेगी, हर केस में डी साइन थीटा ही आएगी। ठीक है, अगर मान लो कि ये अदीप्त फ्रिंज होती, दूसरी तीसरी होती, तो इस डेल्टा एक्स के स्थान पे अदीप्त होती तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 2n-1 लैम्बडा/2 डी लिख देते। एन कौन सी होती, जैसे मान लो कि एन दूसरी होती, तीसरी होती, तो एन का मान लिख सकते थे आप यहाँ। मतलब कि ये एक ऐसा समझना कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही आ गया ऐसे कॉन्सेप्टल क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके इंटेंसिटी के ऊपर। मतलब कि ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, इसकी जो यंग का द्विस्लिट का प्रयोग है उसकी इंटेंसिटी और आयाम की बात करते हैं भाई। ठीक है, सुनो तो क्या सर, आज तो बहुत टाइम लगा दिया है ना। अब लिखते हैं अभी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, जो प्रकाश आ रहा है, मतलब कि S1 और S2, S स्रोत से निकला, S स्रोत से देखना क्या होता है। ये मान लो कि स्रोत S था, यहाँ पे S1 और S2 पड़ा है, यहाँ से किरणें निकली, किरणें निकलने के बाद में यहाँ पे बनाती है सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, ऊपर बनाएगी डार्क, ये मान लो D हो गया, ये ब्राइट हो गया, ये D हो गया, ये ब्राइट हो गया, ये D हो गया, ये ब्राइट हो गया, D हो गया, ये ब्राइट हो गया। तो ये जो डार्क ब्राइट बनती है ये कैसी होती है, इनकी इंटेंसिटी, इनकी तीव्रता सेम होती है या नहीं होती है, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपको लाइट मिली उस लाइट के लिए तीव्रता, इंटेंसिटी। ठीक है, तीव्रता की बात करते हैं। ठीक है, और अगर आपने नोट किया हो कि ये देखो ध्यान से, जो S1 और S2 स्रोत होता है, सबसे पहले इंटेंसिटी के लिए अपन एक फॉर्मूला निकाला था भाई। क्या था वो फॉर्मूला इंटेंसिटी के लिए, I रिजल्टेंट इक्वल टू आपने लिखा था I1 + I2 + 2 √I1 √I2 cos phi।
जहाँ पे फाई क्या था भाई, फाई था कलाकोण या कलांतर बोला था आपने, दोनों वेव के बीच में जितनी कला आ रही थी वो क्या होता है अभी आपका फाई होता है। ठीक है, देखो ये जो I1 और I2 है इंटेंसिटी का प्रकाश है, एक ही स्रोत से निकल रहा है S से, एक ही स्रोत तो लिया है आपने, यहाँ पे एक स्रोत है और आपने इसको क्या बोला था, एक वर्णी प्रकाश स्रोत बोला था। और एक वर्णी प्रकाश स्रोत का मतलब है कि कला संबंध स्रोत निकल रहा था, कोहेरेंट सोर्स। और कोहेरेंट सोर्स था जो मैंने डिटेल से बताया था अभी लेक्चर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, एकदम डिटेल से बताया गया, आप वहाँ जाके उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो ये जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत है S, इससे लाइट निकलती है। और ये जो S1 और S2 सोर्स है ना, ये एक जैसे हैं भाई। ठीक है, बहुत छोटे हैं, बहुत पतले लिए गए, एकदम जीरी टाइप है। और ये दो जीरी है ना, ये इनकी जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो नॉर्मल सी बात है, ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, इससे एक ही लाइट निकलती है, तो ये दोनों सेम है। तो मैं कह सकता हूँ क्या, जो I1 है ना वो लगभग बराबर है I2 के और लगभग बराबर है I के, क्योंकि इससे सोर्स निकला S इंटेंसिटी का प्रकाश, और वो जब यहाँ से निकलेगा तो ये दोनों छेद है ना, इनकी दोनों छेदों की जो डिस्टेंस है वो सेम है। सेम होने की वजह से जो इंटेंसिटी की लाइट निकलेगी वो इंटेंसिटी की लाइट क्या होगी, लगभग सेम होगी इसके। तो लगभग सेम होने के केस में लिख सकता हूँ क्या, I रिजल्टेंट जो आएगा I प्लस आई प्लस 2, ये रूट आई प्लस रूट आई कोस फाई। यहाँ से आई आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2i, ये कितना हो जाएगा प्लस का रूट आई इंटू रूट आई 2i कोस फाई। ठीक है, आई आर इज इक्वल टू 2i कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस फाई। ठीक है, 1 प्लस कोस फाई क्या होता है भाई, 1 प्लस कोस फाई 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2, सही तो है। 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे 2 थीटा था, मतलब यहाँ पे थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा होता तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाता। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, आई आर इज इक्वल टू 4i कोस स्क्वायर फाई बाई 2। ये कितना आ जाएगा, आई आर इज इक्वल टू 4i कोस स्क्वायर फाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, समझना इसको, ये रिजल्टेंट आया है भाई। अब दीप्त मिलती है अदीप्त मिलती है, ये डिपेंड करता है संपोषी और विन्यासी व्यतिकरण के ऊपर। ठीक है, दीप्त मिलती है या अदीप्त मिलती है, ये डिपेंड करता है संपोषी व्यतिकरण हुआ या विन्यासी व्यतिकरण हुआ, इसके ऊपर। ठीक है, ये I1 बराबर है I2 बराबर है I के। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि जहाँ पर पॉइंट P पर ये मिले वहाँ पर होता है आपका संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, संपोषी मतलब ब्राइट पॉइंट, तब इंटेंसिटी क्या होगी। संपोषी व्यतिकरण के केस के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि मैक्सिमम होता है पॉइंट, मतलब कि कोस फाई मैक्सिमम था, याद हो तो। संपोषी व्यतिकरण के लिए आई आर रिजल्टेंट कितना है, आई आर इज इक्वल टू 4i कोस के फाई। मतलब ये है कि कोस फाई को मैक्सिमम करना है, कोस फाई को मैक्सिमम करना, और मैक्सिमम होता है ये 1 पर है। मतलब कोस फाई की वैल्यू 1 लिख सकता हूँ मैं, 0 पर होता है, ये लो 0 डिग्री। ये थीटा का मान, ये फाई का मान कितना रख दिया आपने, 0 डिग्री रख दिया। 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब जो आई रिजल्टेंट आया वो कितना आया, 4i आया। सोच के देखो, आई रिजल्टेंट जो आया वो कितना आया, 4i आया। मतलब कहने का ये है कि अपने आप ही टक्कर देगा न्यूटन के कणिका के सिद्धांत को। देखो एक ही सोर्स से 2 लाइट निकली आई, ठीक है, आई 2 लाइट निकली, एक को आपने आई माना, दूसरे को आई माना। अब जब दोनों एक पॉइंट पर मिल रहे हैं तो ये 4i बना रहे हैं। बनाना कितना चाहिए, 2i, और बना कितने रहे हैं, 4i। इसीलिए कहते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिक्स के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी भाई। मतलब जो 2 लाइट थी सामने न मिलके एक पॉइंट पर मिलती है और वो 4 गुना हो जाती है, सोच के देखो। ठीक है, इसलिए ये जो यंग का एक्सपेरिमेंट था इसको बहुत बड़ा ही डिस्कवरी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आई जो आया वो इंटेंसिटी थी, वो कितनी थी, 4i थी भी। ठीक है, अगर विन्यासी व्यतिकरण की बात करो, ये संपोषी का मतलब ब्राइट पॉइंट, ठीक है, दीप्त, और ये विन्यासी का मतलब विन्यासी व्यतिकरण का मतलब क्या हो जाएगा, आई रिजल्टेंट इक्वल टू 4i कोस स्क्वायर फाई बाई 2 है।
कोस स्क्वायर 5/2, मतलब कि कोस को मिनिमम करना है। मिनिमम कितने पे होता है? मिनिमम होता है ये, मतलब कि कोस 0 कर दो, 0 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा ये। इसको आप माइनस नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोस 5 को माइनस रखोगे तो माइनस की स्क्वायर करके ये प्लस हो जाएगा, मतलब कि इंटेंसिटी ज़्यादा आ जाएगी। माइनस नहीं रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। अगर 0 रखती हो तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। कितने पे होता है 0? 90 पे, मतलब 5 की वैल्यू में पाई रख दूँ 180, 180 रखोगे 2 से कैंसिल 90 डिग्री, तो आई आर कितना आ जाएगा? कोस 90 की वैल्यू 0, तो आई आर कितना हो गया? 0। मतलब जब पॉइंट डायरेक्ट होता है, पॉइंट डायरेक्ट होता है तो इसके लिए जो इंटेंसिटी आती है वो कितनी आती है? 0 आती है भाई, ठीक है। मैक्सिमम के लिए 4i और इसके लिए कितनी हो गई? 0i हो गई, ठीक है। समझना भी, एक इम्पोर्टेंट मेथड समझाता हूँ आपको। ये जो लाइट है ना, देखो एक बार में प्रकाश स्रोत लेते हैं, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जो लाइट ले रहे हो आप, मतलब कि ये जो सोर्स है S, यहाँ पे आपने 2 S1 और S2 लगा दिए थे। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे? डिस्प्ले पे फ्रिंजें प्राप्त कर रहे थे। देखो ये जो लाइट है ये कला संबंध स्रोत है भाई। कला संबंध स्रोत का मतलब ये होता है कि यहाँ से निकली हुई जो लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। कला संबंध स्रोत के बारे में मैंने आपको बताया था। इसकी जो आवृत्ति होती है वो सेम होनी चाहिए, पहली बात। और इसकी जो इंटेंसिटी है ना, जो तीव्रता है, वो भी क्या होनी चाहिए? लगभग सेम होनी चाहिए। मतलब अगर आप 2 लाइटें भी ले रही हो ना, उनकी तीव्रता क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर तीव्रता सेम नहीं होती है तो देखना क्या फ़र्क पड़ता है। देखो मान लो कि आपने S1 सोर्स, ये S2 सोर्स लिया, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि इंटेंसिटी या I मैक्सिमम लिया, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि आपने I मिनिमम लिया, ठीक है। I मिनिमम देखो कैसे, जो सोर्स है ना, ऐसे समझो कि दोनों बहुत अलग अलग है, डिफरेंट है। देखो ये जो S1 सोर्स और S2 सोर्स है ना, इनकी तीव्रता सेम लेनी है अपने को। अगर सेम नहीं भी आती ना तो लगभग सेम ले लो। लगभग सेम लोगे तो क्या होगा? आपके पास में जो फ्रिंज प्राप्त होगी उसके अंदर आप डिफरेंट कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो दोनों के बीच में। कैसे? अगर मान लो आप ये कहो कि दोनों S1 और S2 है ना, इनकी इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो अलग अलग है और ज़्यादा है बीच में। डिफरेंट क्या है? ज़्यादा है। तो ज़्यादा होगा तो मान लो कि एक के लिए मान लो कि ये हो गया 100, मान लो एक के लिए S1 के लिए मान लो कि इंटेंसिटी इसकी 100 है, इसके मान लो 10 है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अलग अलग है, डिफरेंट है। तो I मैक्सिमम क्या होता है? दोनों जुड़ जाते हैं। I मैक्सिमम के लिए आपने कितना लिखा था? अरे I मैक्सिमम के लिए कितना था? I मैक्सिमम जुड़ जाएगा ये 110, 110 हो जाएगा मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, मतलब क्या मिल रहा है वहाँ पे? ब्राइट पॉइंट मिल रहा है, उजाला मिल रहा है। मिनिमम कितना हो जाएगा? ये मिनिमम करते हो तो ये हो जाएगा 90। ये क्या है? डायरेक्ट पॉइंट है, सही है। मैक्सिमम करते हो तो 100 + 10, ठीक है। मिनिमम करती हो तो 100 - 10। सिर्फ समझ लो, समझने के लिए थ्योरी है। मतलब अलग अलग पॉइंट है और वो बहुत ज़्यादा, मतलब कैसे समझो कि डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसके बीच में। तो डिफरेंस होने के केस में एक 100 है, एक 10 है। मैक्सिमम पॉइंट, ब्राइट पॉइंट 110 और मिनिमम पॉइंट 90, डार्क पॉइंट। क्या ये सही है क्या? मतलब कहने का ये है कि भी ब्राइट पॉइंट के लिए जो, यानी कि जो तीव्रता आती है वो 110 आती है, और डार्क पॉइंट के लिए जो तीव्रता आती है वो कितनी आती है? 90 आती है। मतलब एक की तीव्रता 90 और दूसरे की तीव्रता 110। मतलब कि आप कंपैरिजन कर सकते हो कि हाँ ये ब्लैक पॉइंट है, ये वाइट पॉइंट है। मतलब वो ब्लैक और जो वाइट है वो मिक्स से हो जाएंगे। कहने का मतलब ये इंटेंसिटी एक की 110, एक की 90 है। जो पॉइंट मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। अपने को नहीं पता चलता, अपना आइडिया भी नहीं लगा सकेंगे कि ये पॉइंट डार्क है, ये पॉइंट ब्राइट है। अगर मान लो कि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंट बहुत मिनिमम लेते हो, बहुत मिनिमम का मतलब ऐसे मान लो कि एक 99 है और एक मान लो कितना है? 100 है। इतना कम लिया, लगभग सेम लेने हैं भाई। तो इसके लिए मैक्सिमम पॉइंट कितना होगा? 199 ब्राइट मिलेगा, मैक्सिमम ब्राइट। मिनिमम 100 में से 99, 1 कितना आएगा? डार्क, ठीक है। जो डार्क पॉइंट है उसकी इंटेंसिटी 1 है, इसकी इंटेंसिटी 199। अब पता चल जाएगा
जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा 199 मतलब कि ब्राइट दिख जाएगा, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है मतलब कि ये भी दिखाई पता चल जाएगा और एग्जैक्ट पता चलेगा कि हाँ ये ब्लैक पॉइंट है क्योंकि इसकी इंटेंसिटी 1 है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, जो दो सोर्स लेते हैं उन दोनों सोर्स की जो इंटेंसिटी लेते हैं वो बिल्कुल पास पास लेते हैं। अगर मान लो कि वो दोनों सोर्स सेम है, एकदम सेम है एग्जैक्ट, जैसे मान लो कि 100 है, इसकी भी इंटेंसिटी 100 है, इसकी भी इंटेंसिटी 100 है, मैक्सिमम पॉइंट कितना मिला 200 ब्राइट, मिनिमम कितना 0 डार्क। अब तो एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का है, ये 0 इंटेंसिटी का है, मतलब पॉइंट काला और ब्लैक दो ही मिलेंगे और जो अपन क्या कर सकते हैं पहचान सकते हैं। इसलिए जो दो सोर्स लेते हैं उन दोनों सोर्स की इंटेंसिटी लगभग सेम लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा तो आप पहचान नहीं पाओगे कि फ्रिंज कौन सी है। ठीक है, आवर्ती सेम लेते हैं, एक वर्णी प्रकाश स्रोत लेते हैं, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी लेंगे वो सेम लेंगे। अगर आप फ्रीक्वेंसी सेम नहीं लेते हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो जो कलांतर आएगा उस कलांतर का मान किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम पर डिपेंड करेगा। कला संबंध स्रोत कोरेंट सोर्स लेक्चर नंबर 3 जाके देख लो। ठीक है, अगर मान लो कि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने की वजह से जो फाई आएगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टाइम पे। अगर टाइम पे डिपेंड करेगा, अपन ये जानते हैं कि यहाँ पर जो फ्रिंजें मिलेगी वो ब्लैक ब्राइट, ये ब्लैक मिलेगी, ब्राइट मिलेगी, ब्लैक ब्राइट, ब्लैक ब्राइट ऐसे मिलेगी। तो अगर ये टाइम पर डिपेंड करेगा तो अपन ने वहाँ पे देखा था कि टाइम पर डिपेंड करेगा मतलब कि एक ही पॉइंट पे ब्राइट और ब्लैक दोनों हो जाएंगे। सही है या नहीं है भाई, एक ही पॉइंट पे उजाला, एक ही पॉइंट पे अंधेरा, ये तो संभव नहीं है। जबकि अपन ये देख चुके हैं कि कहीं पहले ब्राइट है उसके बाद में ब्लैक है, अलग अलग पॉइंट पे है। तो एक पॉइंट पे ब्लैक ब्राइट नहीं हो सकती और ये तभी संभव है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो। ठीक है, इसलिए जो सोर्स से लाइट निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी अपन क्या लेते हैं, सेम लेते हैं भाई। ठीक है, और इंटेंसिटी लगभग सेम लिया जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखना ये जो व्यतिकरण की घटना है, मतलब कि यंग का जो द्विस्लिट का प्रयोग है, इसके लिए मुख्य शर्त क्या है भाई। ठीक है, उससे पहले ये इंटेंसिटी और इसके पथांतर के बीच में ग्राफ बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ ये प्लॉट ड्रॉ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये ड्रॉ प्लॉट है जो खींचा जाएगा, ये एक नंबर का पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, समझना। ये पथांतर डेल्टा एक्स, ये इंटेंसिटी आई। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि पथांतर है ना, ये पथांतर को आपने लैम्बडा से लिखा था, एन लैम्बडा एन 2n-1 लैम्बडा। ठीक है, 2n-1 लैम्बडा डी, ये 2n-1 लैम्बडा अपन में 2 था एक के लिए और एक के लिए था लैम्बडा, एन लैम्बडा था। तो इसको 0 लिख दो, इसको लिख दो λ/2, इसको लैम्बडा लिख दो, सारे ही आ जाएंगे ये। ठीक है, संपोषी भी हो जाएगा, विन्यासी भी हो जाएगा। इसको लिख दो, ये हो जाएगा लैम्बडा, ये हो जाएगा 3λ/2, ये हो जाएगा 2 लैम्बडा। ठीक है, इधर की ओर भी सेम हो जाएगा λ/2, लैम्बडा 3λ/2 और ये हो जाएगा 2 लैम्बडा। ठीक है, 0 पर जब पथांतर 0 था, पथांतर 0 किस केस में होता है भाई, पथांतर 0 किस केस में होता है, जब संपोषी व्यतिकरण होता है या विन्यासी होता है। देखना इधर देख लो, पथांतर 0 करना है अपने को, और पथांतर इज इक्वल टू आप लिखते हो, देखना कहाँ लिखें कहाँ लिखें कहाँ लिखें, यहाँ देख लो, पथांतर इज इक्वल टू आप लिखते हो कलांतर इज इक्वल टू, यानी कि कलांतर फाई इज इक्वल टू लिखते हो 2 पाई अपॉन में लैम्बडा पथांतर डेल्टा एक्स। पथांतर कितना है 0, पथांतर 0 तो सारी वैल्यू क्या हो गई है 0, मतलब कि फाई कितना हो गया 0 डिग्री। फाई 0 डिग्री किस केस में आया था, संपोषी व्यतिकरण के केस में, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्राइट पॉइंट मिलेगा। इंटेंसिटी भी क्या होगी मैक्सिमम, कितनी होगी 4i। सही है या नहीं है, तो ये लो 0 पर अपने को मान लो कि मिला कितना, मैक्सिमम पॉइंट 4i। ठीक है, दूसरे केस में λ/2 पथांतर, λ/2 पथांतर रख दो, ये लो कलांतर कितना निकलेगा, पथांतर कितना रख दो यहाँ पे λ/2, ये लो फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्बडा इंटू पथांतर λ/2, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फाई इज इक्वल टू कितना क्या पाई। फाई इज इक्वल टू पाई कहाँ रखा था आपने, फाई इज इक्वल टू पाई किस केस में रखा था, विन्यासी केस में, ये लो विन्यासी व्यतिकरण के केस में रखा था। सही है, तो विन्यासी व्यतिकरण के केस में फाई इज इक्वल टू पाई लिखा था, पाई के लिए इंटेंसिटी कितनी आई थी 0।
मतलब अपने को पता चल गया करीब करीब कि लैम्बडा ये जो 2 वाले हैं ना ये क्या है, विन्यासी व्यतिकरण है। ठीक है, यहाँ पे कितनी आई थी इंटेंसिटी 0। ठीक है, लैम्बडा पे पथांतर कितना होता है n लैम्बडा। इसके लिए आप क्या लिखते हो, पथांतर इज इक्वल टू n लैम्बडा लिखते हो। n बराबर 0 1 2 3, मतलब कि 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा पे क्या आएगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। लैम्बडा बाई 2 3 लैम्बडा बाई 2 आगे चलता जाएगा, क्या आएगा, विन्यासी व्यतिकरण। मतलब लैम्बडा पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसके ऊपर भी मैक्सिमम इंटेंसिटी। ऐसे ही सेम का सेम लैम्बडा बाई 2 पे 0, लैम्बडा पे मैक्सिमम, इसके ऊपर 0 और इसके ऊपर मैक्सिमम। तो इसके लिए आप लोड ड्रॉ करोगे तो ये कितना आएगा, यहाँ से 0, ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम, यहाँ से 0, उसके बाद में मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम। ठीक है, ये जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार चलेगा भाई। ठीक है, और इंटेंसिटी मतलब कि एक पॉइंट पे जितनी होगी ना उतनी ही दूसरे पॉइंट पे होगी। मतलब जो पहली फ्रिंज होगी जो वो जितनी ब्राइट होगी ना उतनी ही तीसरी होगी, बीच में डार्क आ जाएगी एक, उतनी ही तीसरी। मतलब कि ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद में पहली ब्राइट, उसके बाद में दूसरी ब्राइट। इनकी ब्राइट की जितनी इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 4i। मतलब कि यहाँ पे भी 4i, यहाँ पे भी 4i, इंटेंसिटी सेम होगी। ऐसे ही डार्क के लिए 0 0 आएगा। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी और पथांतर के बीच में ग्राफ था और ये इंपॉर्टेंट है, भी 1 नंबर का पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद में समझना ये जो व्यतिकरण की घटना है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इसको मिटो रहा हूँ भाई। ये जो यंग का द्विस्लिट का प्रयोग है जहाँ पर पर्दे पर अपने को फ्रिंज प्राप्त होती है, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। पहला, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। 1 नंबर, जो प्रकाश ले रहे हो प्रकाश कला संबंध होना चाहिए। कला संबंध होना चाहिए। कला संबंध का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। मतलब ये टाइम के साथ परिवर्तित न हो, मतलब समय के साथ परिवर्तित न हो। मीन्स फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि f1 बराबर क्या होना चाहिए, f2 होना चाहिए। ठीक है, जो दोनों प्रकाश ले रहे हो S1 और S2, ठीक है, दोनों प्रकाश का आयाम और दोनों प्रकाश का आयाम और तीव्रता ये भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर अलग अलग आएंगे तो क्या होगा, पता चल गया, अपन डिफरेंट नहीं कर पाएंगे दोनों में, कौन सी ब्राइट है कौन सी ब्लैक है भाई। ठीक है, तीसरी सुनना। तीसरा है, जो प्रकाश ले रहे हो आप एक वर्णी होना चाहिए। प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए। एक वर्णी का मतलब एक ही कलर का होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकाश के लिए इसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ बहुत 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 मिनिमम होनी चाहिए। किससे, दोनों जो S1 और S2 है स्लिट के ऊपर छेद, उनके बीच की डिस्टेंस से उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा मिनिमम होनी चाहिए भी। ठीक है, और ये जो D है ना, यानी कि S1 और S2 की जो दूरी है वो बहुत 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 मिनिमम होनी चाहिए स्लिट की पर्दे से दूरी के भी। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपन मतलब कि इन सब का यूज़ करके ही क्या कर सकते हैं, यंग का जो एक्सपेरिमेंट है उसको मतलब कि कर सकते हैं कंप्लीट। अगर ये इनको फॉलो करेगा, जो प्रकाश है वो इनको फॉलो करेगा तो जो अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो इजीली हो जाएगा। अदरवाइज़ मतलब कि अपने को फ्रिंजें नहीं मिलेगी भी। ठीक है, उसके बाद में एक और है भी। ठीक है, जैसे मान लो कि आप इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश को लेते हो। ठीक है, सूर्य से आने वाला प्रकाश है ना, अपने को पता है कि वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है।
ठीक है, मतलब सुनना, देखो जैसे मान लो कि आप वो जो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ले रहे हो, ये मान लो कि S है, ठीक है, सूर्य से आने वाला लाइट है ये S1, ये S2, ठीक है। ये लो, यहाँ पर पर्दा प्राप्त हुआ अपने को, ये हो गई डिस्टेंस कैपिटल D, ये हो गई दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d। और यहाँ से अपने को पता है कि सूर्य से आने वाली जो लाइट है जब इसके छेद के अंदर से जाएगी तो नॉर्मल सी बात है, इसका क्या प्राप्त होगा अपने को, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा। अगर मान लो जैसे बाई चांस किसी कारणवश आपने जो वो मैंने कल आपको बताया था कि इसको आप घर पे भी कर सकते हो, अगर मान लो कि जैसे कांच के अंदर से आप निकालते हो सूर्य के प्रकाश को, यानी कि झिल्ली के अंदर से निकालते हो, और वो मान लो कि वो 7 कलर के अंदर डिवाइड हो जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में क्या होते हैं, 7 कलर होते हैं। अगर मान लो जैसे वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, विबग्योर VIBGYOR, अपनी जानते हैं कि VIBGYOR इनके लिए जो तरंग दैर्ध्य होती है, आर की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है, और मैक्सिमम क्या होता है, लैम्बडा होता है। आवर्ती इसकी मैक्सिमम होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मैक्सिमम क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, और लैम्बडा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो जब सूर्य के प्रकाश को इसके अंदर से पास आउट करवाओगे, अगर मान लो कि वो कलरफुल लाइट के अंदर डिवाइड हो गया, तो जो फ्रिंजे बनेगी वो फ्रिंजे कैसे होगी, अपन ये जानते हैं कि ये सेंट्रल ब्राइट है और इसकी डिस्टेंस पॉइंट P x लेते थे यहाँ पे, और x की आपने जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी निकाली थी, xn = लैम्बडा d अपॉन में स्मॉल d, ठीक है। अगर मान लो जैसे ब्राइट मिलता है, मान लो ब्राइट मिला उस रेड कलर या ब्लू कलर से, ठीक है, तो xn = लैम्बडा d अपॉन में स्मॉल d है। मतलब ये है कि जिसका लैम्बडा ज़्यादा होगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, उसकी दूरी ज़्यादा होगी सेंट्रल ब्राइट से, जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसकी दूरी ज़्यादा होगी किसके, सेंट्रल ब्राइट से। तो तरंग दैर्ध्य किसका ज़्यादा है, रेड का। तो रेड पॉइंट है ना, वो रेड पॉइंट बहुत अधिक दूरी पर मिलेगा। मान लो कि यहाँ पर मिलता है रेड पॉइंट, मान लो एक बार के लिए यहाँ पर मिलता है रेड पॉइंट, ठीक है, तो जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी वो कहाँ मिलेगा, पास मिलेगा सेंट्रल ब्राइट के। मान लो कि यहाँ पे क्या मिल गया, V मिल गया, समझे नहीं समझे, मतलब जिसका तरंग दैर्ध्य कम है उसकी दूरी भी कम है सेंट्रल ब्राइट से, और जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है उसकी दूरी भी क्या ज़्यादा है, सेंट्रल ब्राइट से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो मैक्सिमम पॉइंट के लिए लिया अपन ने, लेकिन अगर दूरी जैसे मिनिमम पॉइंट के लिए लेते तो 2n-1 लैम्बडा d अपॉन में 2d, ठीक है। अगर मान लो कि मिनिमम पॉइंट के लिए चाहिए, क्योंकि ये रेड और ये बनाएंगे तो ये जरूरी थोड़ी है कि सारे रेड मतलब कि ब्राइट ही बनाएंगे, रेड की इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है और रेड की इंटेंसिटी कम हो सकती है, ठीक है। तो लैम्बडा मतलब कि जिसका ज़्यादा होगा उसकी दूरी भी ज़्यादा होगी, और लैम्बडा जिसका कम होगा उसकी दूरी कम होगी। आप ये इसके लिए ब्राइट पॉइंट के लिए कर सकते हो ये, और ये डार्क के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो यंग का द्विस्लिट का एक्सपेरिमेंट है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसकी कुछ थोड़ी बहुत पार्ट और बचे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे भी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्टडी करते रहिए, मज़े में रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट पे।